अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं News21। देखिए, अगर हम बात करें, काफी सालों से देश में जातिगत जनगणना पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में हैं और कुछ पार्टियां इसका सीधा सीधा विरोध कर रही हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1991 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया है, ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का एक नया सिरा जो है वो शुरू हो चुका है, नए सिरे से आह्वान किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें, आलोचकों का तर्क है कि जातिगत जनगणना की वजह से समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही चुनाव जीतने के लिए आपसी सियासी मतभेदों को गहरा करने और ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए जातिगत जनगणना के आंकड़ों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक वृहत और विविध लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बिखराव और संकुचन का कारण नहीं बनना चाहिए। इस पूरे मामले में विस्तार से बातचीत की है हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर जी से। देखिए उनके खास क्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर। दोस्तों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पिछले कुछ दिनों से आप लोग संसद के गलियारों में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा सुन रहे होंगे, वो है जातिगत जनगणना। एक पार्टी ये जोर देकर के कहती है कि मैं जातिगत जनगणना करा करके रहूंगी, दूसरी पार्टी अभी भी इस जातिगत जनगणना पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती। दोस्तों, मैं थोड़ा और पीछे की तरफ लेकर के चलता हूं। भारत में लास्ट जातिगत जनगणना 1931 में हुई, जो अंग्रेजों द्वारा कराई गई। उसके बाद में सेंसेक्स तो हुआ, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। दोस्तों, जातिगत जनगणना या जनगणना कराना केंद्र का पार्ट है। हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी बिहार में कुछ जो है वो जातिगत जनगणना हुई, वो जातिगत सर्वे कहलाता है, जनगणना सिर्फ केंद्र के पास रहता है। दोस्तों, 1931 के बाद में कोई जातिगत जनगणना हिंदुस्तान में नहीं हुई। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करता हूं कि क्या जरूरत है आज की डेट में जातिगत जनगणना की, और अगर जरूरत इतनी ही थी तो इससे पहले 90 सालों में इस जातिगत जनगणना में कितनी ही गवर्नमेंट्स आई। कांग्रेस गवर्नमेंट अप्रॉक्स 70 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही और इसके बाद बहुत सी गवर्नमेंट्स रही, किसी ने जातिगत जनगणना पर जोर नहीं दिया। एक फाइल के हिसाब से 1931 में जब लास्ट जातिगत जनगणना हुई, उसमें अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं ये जरूर लिखा, और ये बात उन्होंने लिखी कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति, उपजाति और कितने ही जो है वो और छोटे छोटे इलाकों में हैं, जो लोग, जो जातियां जो उनकी क्लियर नहीं है, उनको हम लोग जो है वो बड़ी मुश्किल थी, उनके लिए उस वक्त साधन भी बहुत कम थे, फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम था। और इसलिए 1931 के बाद 1951 में डिसाइड किया गया कि अब जातिगत जनगणना नहीं होगी, जनगणना होगी, जातिगत जनगणना नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में आपने यूं कहिए कि 4 जातियां जो शुरू से मानी गई थी, उसके अलावा उपजातियां जो है उसके बाद बनती गई, लेकिन इन 4 जातियों के अलावा जब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जाति का शुरू से ही बोध होने लगता है कि आप किस जाति के हो। इवन जब आपके मरने के बाद में आपका क्रिमिनेशन कहाँ किया जाएगा, वो भी जाति के हिसाब से भी बने हुए हैं। दोस्तों, जाति एक ऐसा चीज है हिंदुस्तान में, इसको अगर आप माने या ना माने, लेकिन जातियों के हिसाब से पॉलिटिक्स होती है। जातियों के हिसाब से अगर किसी जाति के वहां पर वोटर ज्यादा हैं तो जो कैंडिडेट होगा वो भी पार्टियां कोशिश करती हैं उस जाति का हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो यूं कह लीजिए कि जाति हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक और बीच के ड्यूरेशन में कभी अलग नहीं होती, जाति जुड़ी ही रहती है। तो अब क्या जरूरत है हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना कराने की? दोस्तों, डेफिनेटली अगर जातिगत जनगणना को इस वक्त कराया जाता है या इससे पहले भी कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, उस पे एक बाइफर्केशन या एक फर्केशन होने का डर जरूर जो है रूलिंग पार्टी को बना हुआ है। इसीलिए वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। और जो दूसरी पार्टीज हैं वो जातिगत जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन अगर मैं सीधा अभी जो पिछले कुछ इंसिडेंट का जिक्र करूं जिसमें जो है वो जाति पूछी जाती है तो उस पर बुरा मान जाते हैं, उस पर इरिटेट हो जाते हैं। तो जातिगत जनगणना किसके लिए? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जाति पूछना, अगर आप किसी और से पूछो
कि आप पत्रकार हैं या आप जो है वो इस बजट को बनाने में कितने लोग लगे और उनकी कितनी जातियां थी, तो दोस्तों क्या ये उचित होता है कि काम अल्टीमेटली देश की उन्नति के लिए हो रहा है? देश की उन्नति में एक जो जितने आईएएस अफसर्स हैं, अगर वो जो है वो देश के बजट को बना रहे, इतना डेडिकेटेड है, बाद में उनसे पूछा जाए कि इसमें कितने जो है वो कौन कौन सी जाति के लोग थे, क्या ये उचित है? क्या कंस्ट्रक्टिव काम के लिए जातियों का डिफरेंस करना, क्या कंस्ट्रक्टिव जो देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, क्या जातियों की बात करना, आप सब लोग डिसाइड करेंगे कितना उचित है। हाँ, जब चुनाव होते हैं तो यही पार्टियां उन जातियों के हिसाब से जो है डिसाइड करती हैं, और कहीं कहीं जातियां कहीं पर भी हों, अपना परिवार उनका सबसे पहले हो जाता है कि मेरे परिवार के अंदर जो है कितने लोग जो है पॉलिटिक्स को लीड करें। तो जाति वहां गौण हो जाती है, वहां परिवार आ जाता है। दोस्तों, अगर सेना में इतना अग्निवीर पे बात हो रही है, अगर दोस्तों सेना में जातिगत बात होती या सेना में जो है जातिगत रिजर्वेशन होता, जो बड़ी सिस्टम लोग बोलते हैं कि साहब जो है सेना में एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बड़ी होता है और किसी भी कठिन परिस्थितियों में उसका साथ देता है, वहां तो दोस्तों अगर जाति पूछी जाएगी तो या जाति की बात होगी तो हमारी देश की सेनाएं का मनोबल क्या होगा और वो देश किस तरफ जाएगा, ये मतलब मैं इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बाढ़ आती है, उसके अंदर जो है बाढ़ रिलीफ के लिए बहुत से जो है संगठन काम करते हैं, सारी फौज लग जाती है। क्या उस वक्त वो फौज जो है वो जाति पूछ करके लोगों को बचाती है? नहीं होता। दोस्तों, हिंदुस्तान में जाति एक ऐसी चीज है जो कि अल्टीमेटली एक लेवल तक काम करती है, उसके बाद में मानवता, उसके बाद इंसानियत, उसके बाद देश जो है सबसे बड़ा होता है। जातिगत जनगणना में ये बहुत कहा जा रहा है कि आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, उनको अपना अपना जो है वो स्थान मिलना चाहिए। दोस्तों, आज आजादी के बाद में हर जगह पे अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे जो है वो आपका कोई भी वर्ग रहा हो जिनको जरूरत है, जो कि जो इवन दो बहुत सी जगह पर जो है वो जो न्यूनतम जो अर्निंग वाले लोग हैं उनको भी जो है रिजर्वेशन दिया गया। कोशिश की गई कि देश को आगे बढ़ाने में हर तरह का सहयोग हो और हर तरह की जातियां इसमें कवर हो सके। लेकिन फिर भी कुछ जगह पर अगर जो है वो पार्टियां सोचती हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दोस्तों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ देश का विकास एक एजेंडा नहीं है, यहाँ सब लोगों का विकास एक एजेंडा नहीं है। ये विकास सिर्फ अपने वोटों के लिए है, और आप सब लोग जो इस जातिगत जनगणना के साथ में जुड़ते हैं या बात सुनते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये आप खुद क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों समझो कि अगर जातिगत जनगणना आज हुई है, मैं ये नहीं कह सकता इस जातिगत जनगणना से किसको कितना फायदा मिलेगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जैसे जैसे जातियों का डिफ्रेंसिएशन होगा, जैसे जैसे जातियां अपने अपने जगह पे वर्गीकृत होंगी, वैसे वैसे इस बड़े देश के अंदर कहीं ना कहीं जो है पोलराइजेशन होगा। आपने पहले भी देखा है कि देश दो जातियों की वजह से बटा था, और आज तक उसकी जो है ज्वाला जो है वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। क्या हम लोग इन जातियों के द्वारा आज अपना मकसद पूरा, पॉलिटिकल पार्टियां अपना मकसद पूरा करने के लिए ये इस चीज को हवा दे रही हैं कि देश फिर एक बार जातियों में बढ़ जाए और देश कहीं ना कहीं जो उन्नति की राह पर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अड़चन आने लगेगी, ऐसा मेरा सोचना है। दोस्तों, ये जातिगत जनगणना अगर इतना ही क्लियर कट एजेंडा होता, इससे इतना ही क्लियर कट फायदा होना होता, तो अगर किसी एक को जात पूछा जाएगा तो इतना इरिटेशन उसको होने लगता है और उसका दूसरा प्रोटेक्ट करने लगता है, और उसके ऊपर पता नहीं कितनी चीजें जो है वो अल्पसंख्यक की जाति नहीं पूछनी चाहिए। दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा कि जब बच्चा पैदा होता है उसके फॉर्म में शुरू से ही उसकी जाति लिखी जाती है और वो मरने तक चलती है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है दोस्तों? पूछ भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्दा है दोस्तों कि इसमें अपना काम भी होना चाहिए